नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास का एक नया चैप्टर 1857 का विद्रोह, जो कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पुस्तक का पहला अध्याय है। आज इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए 1857 की क्रांति को समझते हैं। भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, उसे विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का सैनिक विद्रोह, और इसी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और कुछ लोग इसे राष्ट्रीय आंदोलन की भी संज्ञा देते हैं। तो क्या सही रहा, क्या गलत रहा, इन सब चीज़ों पर चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इसके बेसिक पॉइंट हैं 1857 के विद्रोह को हम कुछ बिंदुओं में तोड़कर देख सकते हैं। जैसे इस क्रांति का स्वरूप क्या था, इस क्रांति या विद्रोह के विभिन्न कारण क्या रहे, इस विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ यानी शुरुआत, और भारत में इसका विस्तार कैसा रहा, किन क्षेत्रों में ये व्यापक रूप से फैला, और जब अंत में जो विद्रोह असफल हो जाता है, तो क्रांति असफल हो जाती है, तो उसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और इस विद्रोह का परिणाम क्या निकल कर आता है। इन विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने पर इसकी बारीक समझ को समझा जा सकता है। सबसे पहले 1857 के विद्रोह के प्रमुख बिंदु, जहां से कई बार प्रश्न आ जाते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे। और अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1856 में डलहौजी के जाने के बाद आए थे। कौन आए थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ये प्रश्न भी आता रहता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और जब ये 1857 की क्रांति शुरू हुई, उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो प्रमुख मुगल बादशाह, मुगल सम्राट जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम मुगल सम्राट इसी क्रांति के बाद साबित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब विद्रोह शुरू होता है, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए एक सेनापति नियुक्त किया गया था, मुख्यतः इसी के लिए, जिसका नाम था कैंपबेल। ये कई बार चर्चा में रहे क्योंकि इन्होंने ही विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आंदोलन को दबाने का काम किया। और जब विद्रोह संचालित हो रहा था, तब क्रांतिकारियों ने इस विद्रोह को तेज बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए कमल के फूल और रोटी का प्रयोग किया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव आते हैं। एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? वो थे पार्मस्टन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अंतिम शासक साबित हुए। इसके बाद विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कैंपबेल। विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी। अब आते हैं 1857 के विद्रोह के स्वरूप की तरफ। स्वरूप से तात्पर्य ये है कि जो 1857 का विद्रोह था, क्या इसे क्रांति कहा जाए, क्या इसे विद्रोह कहा जाए, क्या इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए, या फिर इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह कहा जाए। इन सभी पॉइंट पर आधारित इस विद्रोह का स्वरूप वास्तव में, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच काफ़ी मतभेद है। जहाँ एक तरफ ब्रिटिश इतिहासकार इसे केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं या हिंदू मुस्लिमों का मिलाजुला षड्यंत्र कहते हैं, वहीं भारतीय इतिहासकार इसे महान क्रांति के रूप में देखते हैं, एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि इसे एक व्यवस्थित रूप देने के लिए जो भारतीय इतिहासकारों की अलग भूमिका रही, पश्चिमी इतिहासकारों खासकर ब्रिटिश इतिहासकारों की भूमिका जो है अलग रही। ऐसे में इसे निश्चित स्वरूप में इसे कह पाना कठिन है। तो स्वरूप क्या रहा? क्या इसे क्रांति की संज्ञा दी जाए, विद्रोह की संज्ञा दी जाए, स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाए, या केवल सैनिक विद्रोह कहा जाए? इसके क्रम में जो मतभेद है इतिहासकारों के बीच, इसी वजह से इसके स्वरूप को वास्तविक रूप नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो याद रखने वाले पॉइंट हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव हिसाब के होते हैं कि किस इतिहासकार ने क्या कहा, तो चलिए एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने 2 पार्ट में विभाजित किया है, जिसमें पहले पार्ट में इन इतिहासकारों को रखा हूँ जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्पेशली 1857 की क्रांति को छोटा या नेगेटिव रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।
इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी इतिहासकार हैं जिन्होंने केवल इसे सैनिक विद्रोह मानने का प्रयास किया, और दूसरे पार्ट में वे इतिहासकार हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने या महान क्रांति की संज्ञा देने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, अर्थात भारतीयों के संबंध में कहा गया है कि भारतीयों ने ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास किया। यह कहते हैं LER रीज, तो आप यहाँ से केवल रीज याद रख सकते हैं। फिर बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, इसमें कहने का यह प्रयास किया गया है कि भारतीय जो थे वो बर्बर थे, उन्हें जब सभ्य बनाने का प्रयास ब्रिटिश ने किया तो भारतीयों ने सभ्य लोगों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। तो ये भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास TR होम्स ने किया, इसलिए इसमें सिर्फ होम्स याद रख सकते हैं। अगला आते हैं हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। जेम्स आउट्रम और टेलर ने यह कहा कि 1857 का विद्रोह हिंदू और मुस्लिमों का मिला जुला षड्यंत्र था, जिसमें अंग्रेज़ों से बदला लेने का प्रयास किया गया। इसके अलावा कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे केवल सैनिक विद्रोह कहने का प्रयास किया। इसमें लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन और होम्स प्रमुख थे, लेकिन आपको प्रमुख रूप से लॉरेंस और सीले याद रखना है कि इन्होंने 1857 की क्रांति को केवल सैनिक विद्रोह का कहने का प्रयास किया। और सैनिक विद्रोह वाली बात जो है, इसे दो प्रमुख भारतीय जिसमें दुर्गादास और सर सैयद अहमद खां, ये ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश मत का समर्थन कर दिया। हाँ, वास्तव में ये सैनिक विद्रोह ही था, इसको याद रखिए। इसके अलावा जब भारतीय इतिहासकारों में जब इतिहास लिखने की बारी आई स्वतंत्र भारत में 1857 की क्रांति पर, तो RC मजूमदार ने सरकार से विरोध होने के कारण नहीं लिखा, और RC मजूमदार ने बाद में अपनी पुस्तक में लिखा कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये अब RC मजूमदार का ये लाइन 100% याद रखिए, ये कई बार प्रश्न में आ चुका है, यहाँ तक कि मेंस में व्याख्या करने के लिए भी पूछ दिया गया है। अब देखते हैं किसने 1857 के विद्रोह को व्यापक स्वरूप वाला माना है। विशेषकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह पर अपनी पुस्तक में माना है। इसके अतिरिक्त जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे सैनिक विद्रोह साबित करने का प्रयत्न किया गया, तब डिज़रेली ने संसद में खुलकर कहा कि ये जो है सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उसी क्रम में अशोक मेहता भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। एक और प्रश्न आता है कि सरकारी तौर पर 1857 की जो क्रांति है इसको किसने लिखा था, तो लिखा था SN सेन ने, जिस पुस्तक का नाम 1857 ही है। इस पुस्तक को पहले लिखने का प्रस्ताव सरकार द्वारा RC मजूमदार को सौंपा गया था, लेकिन इनकार करने पर SN सेन ने इस पुस्तक को लिखा था। इस 1857 की क्रांति के कारणों की बात करें तो इसके पीछे कई कारण थे। इन कारणों को विभाजित करके देखना शुरू करें तो राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सैनिक कारण एवं तत्कालिक कारणों के रूप में देख सकते हैं। राजनीतिक कारण में मुख्य रूप से जो राजनीतिक उठापटक चल रही थी, इन परिस्थितियों में वही कारण बने, जैसे डलहौजी का शासनकाल। जब डलहौजी भारत में आया था तो उसने एक नीति चलाई थी जिसे हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत उसने कई भारतीय रजवाड़ों को ब्रिटिश में मिलाने का प्रयत्न किया। एग्जाम्पल के तौर पर जब उसने सतारा को, अवध को, झांसी को, नागपुर को राजनीतिक तौर पर अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, परिणाम ये निकला कि उस क्षेत्र के जो राजा थे ब्रिटिश नीतियों से दुखी थे और उनके विरुद्ध विद्रोह करना चाहते थे। विशेष रूप से उनकी नीति में अवध में जो नवाब थे वाजिद अली शाह थे, अंतिम नवाब उन पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया गया। और भी सहायक नीतियाँ चल रही थी। वेलेजली की सहायक संधि की नीति, रिंग ऑफ फेंस की नीति थी। ये ऐसी नीतियाँ थी जिसमें भारतीय रजवाड़े बहुत दुखी थे। खासकर हड़प नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर देना जैसी व्यवस्था में भारतीय शासक कुपित थे। ये सभी प्रमुख राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से रजवाड़े ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े थे। अब देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आपको करों में वृद्धि यानी टैक्स में वृद्धि से जहां एक तरफ किसान परेशान थे,
और भारत की जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी उस पर प्रभाव पड़ा। उद्योगों का पतन हो गया, कृषि और उद्योग का जो सहसंबंध था वह समाप्त होने लगा। ग्रामीण जनता पर अकाल की स्थिति में भी करों का बोझ डाला गया। ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण भारतीयों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दुर्लभ होती चली गई, कठिन होती चली गई। और ऐसे में जब विद्रोह का संग बजता है तो बहुत सारे लोग जो भारतीय किसान थे, मजदूर थे, इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। अब आते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारणों को देखें तो दोस्तों, कुछ ब्रिटिश नीतियों के तहत उन्होंने सामाजिक और धार्मिक नीतियों को बदलने का प्रयास किया। विशेष रूप से बेंटिक के समय पर सती प्रथा पर में प्रतिबंध लगा दिया गया। जब कैनिंग आते हैं तो विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देते हैं, बाल विवाह को रोका जाता है। इस तरह से कई ऐसे सामाजिक बदलाव हो रहे थे भारत में जो खास करके जो रूढ़िवादी भारतीय थे वो पसंद नहीं कर रहे थे और इस सामाजिक बदलाव से दुखी थे और ब्रिटिशों को यह मान रहे थे कि यह हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप करके हमारे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। दूसरी ओर धार्मिक आधार पर जो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से ब्रिटिशों ने ईसाई मिशनरियों थे उनको भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। परिणाम से ये निकला कि ईसाई भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और कई बार तो यह बोल बैठे कि उनका मूल उद्देश्य भारत को ईसाई देश बनाना है। तो धार्मिक कारण भी जनमानस को विद्रोह में शामिल होने का प्रमुख कारण रहा। बात अगर सैनिक कारण की करें तो ब्रिटिश द्वारा जो सैनिक अनुपात रखा गया था उसे 5 भारतीय सैनिक पर 1 ब्रिटिश सैनिक स्थापित किया गया था। ऐसे में सैनिकों में भारतीयों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, वेतन में भेदभाव करते थे, प्रमोशन में भेदभाव, रहन सहन के तरीकों में भेदभाव। इसके अलावा ऐसे कई नियमों को थोपने का प्रयास किया गया जिन नियमों से परंपरागत रूप से दूर थे। उदाहरण के लिए भारतीयों को समुद्र पार लड़ाई लड़ने के लिए भेजना, और भारतीय सैनिक शुरू से ही परंपरागत रूप से जानते थे कि समुद्र पार जाना अछूत होने के समान है। ऐसे में समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती भेजा जाता था। और कई ऐसे संप्रदाय थे जो दाढ़ी मूछ रखना शान समझते थे, किंतु ब्रिटिश द्वारा दाढ़ी मूछ रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा 1854 में एक डाकघर अधिनियम लाया गया जिसके तहत जो सैनिक फ्री में चिट्ठी लिखकर घर भेजा करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक तो सैनिक घर से दूर रहते थे और फ्री में पत्राचार पर भी प्रतिबंध लगा दिए। ये घटना कहीं न कहीं सैनिकों को विरोधी बना रही थी। एक और प्रमुख कारण था जब अवध क्षेत्र में 1856 में ब्रिटिशों द्वारा अपनी सीमा में मिला लिया गया तो इस क्षेत्र से सबसे अधिक भारतीय सैनिक सेना में शामिल थे और ये महसूस कर रहे थे कि हमारे परिवारजन दुखी हैं वहाँ अवध में, तो हम ब्रिटिशों की सेवा कैसे कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख कारण रहे जिससे सैनिकों का आक्रोश ब्रिटिशों के खिलाफ बना रहा। और फाइनली यह तत्कालिक कारण जब सामने उभर कर आता है तो इसी तत्कालिक कारण के तहत भारतीय सैनिक इस 1857 की क्रांति को जन्म दे देते हैं। तो वह तत्कालिक कारण क्या था, आपको याद रखना है कि तत्कालिक कारण एक ब्राउन बेस बंदूक थी जो 1856 के दिसंबर में सेना से हटाई गई और इसके बदले में एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में सेना में शामिल किया गया। और जनवरी 1857 में यह खबर पूरी सेना में फैलनी शुरू हो गई कि इस राइफल में जो गोली लगती है उस गोली में जो चर्बी लगी है वह गाय या सूअर के चमड़े से बनी है। परिणामतः उन्होंने इसके इस्तेमाल को गाय एवं सूअर की चर्बी को यूज करने से मना करना शुरू कर दिया और यह धीरे धीरे भारत के अधिकांश क्षेत्र में फैल गया और विद्रोह का जन्म होने लगा। तो आगे हम इसको प्रारंभ रूप कैसे मिलता है उसको भी देखेंगे, विस्तार रूप कैसे मिलता है उसको भी देखेंगे। इससे पहले हमने जो कारणों को देखा है इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि विभिन्न कारण रहे 1857 की क्रांति के होने के, जिसमें राजनीतिक कारण थे, जिसमें डलहौजी की हड़प नीति, अवध को कुशासन के आरोप में मिला लेना और गोद लेने की प्रथा जो थी उसे समाप्त कर देना, और ब्रिटिश की जो पुरानी नीतियाँ थी वह काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी। आर्थिक में करों की वृद्धि करना, उद्योगों का पतन होना, कृषि पर बोझ बढ़ जाना, अकाल की स्थिति में भी करों में रियायत न देना जिससे ग्रामीण जनता परेशान थी। सामाजिक धार्मिक रूप से जो बदलाव और ईसाई धर्म को थोपने का प्रयास जो भारतीय क्षेत्रों में किया जा रहा था ये भी एक कारण बना इस आंदोलन का।
सैनिक कारणों में सैनिक के साथ भेदभाव, उनकी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना तथा अवध क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लेना, ये भी कारण बना। और तत्कालिक कारण जो है कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, वह चर्बीदार कारतूस जो एनफील्ड राइफल जो ब्रिटिश में शामिल किया गया था, उसमें गोली के चमड़े जो होते थे वह गाय या सूअर के चमड़े के बने थे। इसी को देखते हुए सैनिकों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखा और इसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से विद्रोह आरंभ हुआ। अब आते हैं विद्रोह के प्रारंभ के संबंध में। विद्रोह शुरू होने में ध्यान देने योग्य विशेष बिंदु, जनवरी 1857 में सबसे पहले दमदम में यह बात फैली कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें गाय या सूअर के चमड़े का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद फरवरी में बहरामपुर में फैला। फिर इसके बाद याद रखेंगे 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में। यहाँ ये स्टार्टिंग प्रोसेस है, ये याद रखेंगे 3 पॉइंट। सबसे पहला जनवरी 1857 में दमदम, इसके बाद फरवरी में बहरामपुर और फिर 29 मार्च को बैरकपुर छावनी। जहाँ 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बीदार कारतूस को चलाने से मना कर दिया और 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली चलाकर घायल कर दिया, उनकी हत्या कर दी। जिसमें कौन थे? जिसमें लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन थे। यहाँ 2 याद रखना है कि मंगल पांडे ने बाग और ह्यूरसन को घायल करते हुए विद्रोह का शंख बजा दिया। परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा दे दी। इस सज़ा के बाद लगभग जितनी भी सैनिक छावनी थी जो पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत और मध्य भारत की थी, सभी सेना में ये सब खबरें जोर से फैलना शुरू हो गई और धीरे धीरे ब्रिटिशों के खिलाफ सेना में माहौल तैयार होने लगा। और इसी माहौल तैयार होने का प्रारंभ शुरू हो गया 10 मई से मेरठ से। उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ये प्रारंभ की कुछ स्थितियां हैं जिसे आप याद रखेंगे। सबसे पहले ये चर्चा चलती है जनवरी 1857 में दमदम, फिर इसके बाद फरवरी में यह बात बहरामपुर में फैलती है और फिर मार्च में बैरकपुर की 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या करते हुए विद्रोह का शंख बजा दिया। विद्रोह शुरू किया लेकिन उन्हें फांसी दे दिया गया। यही कारण है कि इसको एक प्रारंभिक रूप माना जाता है, इसे वास्तविक रूप नहीं माना जाता। वास्तविक रूप से यदि विस्तार की बात करें तो विस्तार इसका प्रारंभ होता है 10 मई 1857 मेरठ से। मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई 1857 को अपने रेजिमेंट में धावा बोलते हुए शस्त्रागार को लूट लिया और जो भारतीय सिपाही वहां कैद थे उन्हें छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर निकल पड़े। 11 मई को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, उन्हें अपना नेता चुना। हालांकि उस समय बहादुर शाह द्वितीय बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, एक बुजुर्ग नेता के तौर पर थे, इसलिए वास्तविक नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति बख्त खां ने किया। हालांकि अंग्रेजों ने ज़्यादा समय नहीं लगाया और 1857 के अंत से पहले ही दिल्ली पर पुनः अधिकार करके सैनिकों के इस अभियान को असफल कर दिया। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, खासकर 10 मई आपको याद रखना है। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय और वास्तविक सैन्य नेतृत्व जो किया बख्त खां ने, आपको ये सब याद रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये विद्रोह भारत के प्रमुख क्षेत्रों में यह फैल चुका था। चलिए आगे देखते हैं कि किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किस शासक ने किया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं विस्तार को इस चार्ट के माध्यम से। यहाँ हमने क्षेत्र का नाम दिया है, यहाँ हमने उस शासक या क्रांतिकारी का नाम दिया है जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, यहाँ उसके नाम है जिन्होंने विद्रोह का दमन किया, दबाया, और यहाँ उनसे जुड़े कुछ मुख्य बिंदु जिनसे यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब क्रांतिकारी सैनिक जब दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पर बहादुर शाह द्वितीय को अपना शासक नियुक्त करते हैं। जो वहां पर मुगल बादशाह थे वहां पर निकोलसन आके इस विद्रोह को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन निकोलसन की क्या है, मृत्यु हो जाती है। फिर हडसन ने इसे दबाया और जब विद्रोह समाप्त होता है तो हडसन के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहां जाकर 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं लखनऊ जो यूपी के क्षेत्र में है, जिन्होंने अवध के मिला लेने के बाद नेतृत्व किया वो बेगम हजरत महल हैं।
और इस विद्रोह को कैंपबेल द्वारा दबाया गया। विद्रोह को कैंपबेल द्वारा दबाए जाने के बाद जो बेगम हजरत महल थी आत्मसमर्पण नहीं करती हैं और नेपाल चली जाती हैं। अब आते हैं कानपुर। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया था। तो नाना साहब कौन थे? जो बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा पेशवा थे, उनके दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र होने के कारण डलहौजी के द्वारा जो नीति लाई गई थी, हड़प नीति, उसमें दत्तक पुत्रों को अधिकार नहीं दिए जाते थे। और जो नाना साहब थे उनका वास्तविक नाम धोंदूपंत था। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। और इस विद्रोह को कैंपबेल ने यहाँ भी इन्हें पराजित किया, विद्रोह को दबाया था। तात्या टोपे के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तात्या टोपे ने वास्तव में नाना साहब का सहयोग कानपुर में किया। नाना साहब की दमन की स्थिति में ये चले जाते हैं, ग्वालियर में जाकर शरण लिया था। उनकी एक मित्र थे मान सिंह। इसी मान सिंह ने ग्वालियर में उन्हें धोखा दिया था और अंग्रेजों को इनके छुपे होने की सूचना दी थी और तात्या टोपे को इस विश्वासघात के कारण फांसी हो गई। तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग, इसे भी याद रखिए। फिर आते हैं झांसी। झांसी का नेतृत्व आप भली भांति जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और इनका पतन हीरोज ने किया था। और हीरोज ने कहा था कि भारत में हर सोई हुई महिला पुरुष से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है। रानी लक्ष्मीबाई गंगाराव की विधवा थी और उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। अब आते हैं बिहार के क्षेत्र में। एक जगदीशपुर और एक पटना, इन दोनों को मुख्य रूप से याद रखना है। जगदीशपुर के जो जमींदार थे वो थे बाबू कुंवर सिंह थे। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था और इनका दमन विलियम टेलर ने किया था। इस दौरान सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जगदीशपुर में अपनी सत्ता स्थापित करते ही करते बल्कि आजमगढ़ के क्षेत्रों में भी आकर अंग्रेजों को धूल चटाते हैं। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को अगर किसी ने धूल चटाई है तो वो थे बाबू कुंवर सिंह। सर्वाधिक विजय दर्ज कुंवर सिंह ने किया था 1857 की क्रांति में। लेकिन यदि बिहार के पटना में विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली। इन्होंने विद्रोह की शुरुआत पटना में की थी। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें केवल पूछा जाता है कि किस क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था, जिसे इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, जिसका दमन जनरल नील ने किया था, और बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था, जिसका दमन कैंपबेल ने किया था। तो इस तरह इसका विस्तार उत्तर पूर्वी तथा मध्य भारत में फैल चुका था, किंतु दक्षिण भारत में नहीं फैल पाया, जो इस विद्रोह के असफल होने के कारणों में से प्रमुख कारण हैं। आगे हम विद्रोह के असफलता के कारणों को देखेंगे। अब इस विद्रोह की असफलता के कारणों की बात करें तो कई बिंदु इस संबंध में देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है सीमित स्वरूप या फिर कह सकते हैं सीमित क्षेत्र। हमने अभी देखा था कि इसका फैलाव सीमित क्षेत्र में रहा। उदाहरण के तौर पे दक्षिण भारत में इसका प्रभाव नहीं रहा, मद्रास में तो बिल्कुल भी नहीं रहा। इसके अलावा जो पश्चिम भारत का क्षेत्र था, महाराष्ट्र का क्षेत्र था, गुजरात का क्षेत्र था, राजस्थान के बहुत बड़ा क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में भी विद्रोह का अभाव रहा। तो सीमित क्षेत्र होने के कारण इस विद्रोह को अपनी सफलता नहीं मिली जितना मिलना चाहिए था। अब आते हैं दूसरा, नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व के अभाव से तात्पर्य है दोस्तों कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो इसके नेतृत्व छोटे छोटे स्तरों पर देखे गए। एक राष्ट्रीय नेतृत्व देने का प्रयास मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के संबंध में करने का प्रयास किया गया, लेकिन जल्द उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। ऐसे में जो एक अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व होना चाहिए था वह नेतृत्व नहीं मिल सका। परिणाम ये निकला कि नेतृत्व के अभाव से छोटे छोटे विद्रोह के रूप में बट गया और इसे अंग्रेजों ने जो है आसानी से दबा दिया। तीसरा हम लोग देख सकते हैं सीमित संसाधन। यदि बात करें भारतीयों के पास संसाधनों की तो ये सीमित थे। हथियार परंपरागत थे या ऐसे हथियार थे जो अंग्रेजों के आधुनिक हथियार के सामने टिक नहीं सकते थे। इसके अलावा छोटे ज़मींदार और रजवाड़े ही इस विद्रोह में शामिल थे जिनके पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं थे। अर्थात संसाधनों का ऐसा अभाव था कि वह ब्रिटिशों को बड़ी मात्रा में चुनौती नहीं दे पाए। इसके बाद अगर देखें तो इसमें संगठन का भी अभाव था कि जितने भी क्षेत्र में विद्रोह हो रहे थे, लखनऊ में हो रहा था, कानपुर में हो रहा था,
झांसी में और बिहार के क्षेत्रों में हो रहा था, इन सब में आपसी तालमेल का अभाव रहा, एकता का अभाव था, किसी भी एक प्रकार का संगठन नहीं था। ये भी असफलता के कारणों में से प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय वर्ग के समर्थन का अभाव। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसे वर्ग जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया, स्पेशली शिक्षित वर्ग, कुछ जमींदार वर्ग जिन्होंने अपने स्वयं के हितों के लिए ब्रिटिशों का ही सपोर्ट किया। इसके अलावा जमींदारों के आंदोलन हुए वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में। वीर कुंवर सिंह खुद एक जमींदार थे, तो कुछ किसानों ने समझा कि ये तो जमींदारों की लड़ाई है, इस वजह से किसानों ने भी बढ़ चढ़ के विद्रोह में भाग नहीं लिया। अगला है उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव। अगर बात करें गांधी जी के नेतृत्व में, हम देखेंगे कि उद्देश्य स्पष्ट हुआ करते थे। असहयोग करना है, हमें भारत छोड़ने के लिए विवश करना है, तो एक उद्देश्य होता था। लेकिन 1857 की इस क्रांति में उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। सब अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब अपने पेशवा पद को पाना चाहते थे, बेगम हजरत महल अपने पद को पाना चाहती थी और रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को सत्ता दिलाना चाहती थी। बाबू कुंवर सिंह अपनी जमींदारी व्यवस्था को पुनः जीवित करना चाहते थे। ऐसे में सभी अपने अपने व्यक्तिगत हितों से प्रेरित थे। परिणाम ये निकला कि आंदोलन धीरे धीरे दबता चला जा रहा था और ये प्रमुख कारण विद्रोह के असफल होने के रहे। अब आते हैं विद्रोह के परिणाम की तरफ। बात करें परिणाम की तो कई परिणाम उभर कर सामने आते हैं। लगभग जुलाई 1858 तक इस विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया। फिर भी विद्रोह के बाद एक घोषणा की गई महारानी विक्टोरिया के द्वारा, और इस घोषणा में कई बदलाव उभर कर सामने आए। इसमें सबसे बड़ा बदलाव था कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और शासन क्राउन को सौंप दिया गया, अर्थात सत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। अब सत्ता का संचालन सीधे ब्रिटिश शासन करेगी। ये एक प्रश्न भी बनता है यहाँ से कि ब्रिटिश सत्ता कब से भारत में शासन करना शुरू करती है, तो ब्रिटिश क्राउन शुरू करती है 1858 से। बाकी इससे पहले जो कंपनी द्वारा शासन किया जाता था। दूसरा जो बदलाव हुआ, जो डलहौजी की हड़प नीति थी, जिसे इस विद्रोह का प्रमुख कारण माना जाता है, इस नीति को भी समाप्त कर दिया गया। और तीसरा जो बदलाव आया, जो देसी नरेश थे, देसी नरेश की स्थिति पूर्ववत कर दी गई, पुराने राजा महाराजाओं की तरह छूट दे दी गई। चौथा बदलाव सेना के क्षेत्र में आया, जहां पहले सेना में 5 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश सैनिक अपनाए जाते थे। ऐसे में ये अनुपात घटाकर 2:1 कर दिया गया, क्योंकि सैनिकों की वजह से ही ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। पहले भारतीय सैनिक 5 और ब्रिटिश सैनिक 1, और अब भारतीय सैनिक 2 और ब्रिटिश सैनिक 1 कर दिया गया। और अगला जो बदलाव होता है वो देखते हैं कि एक नए पद की घोषणा होती है, भारत सचिव। यह भारत सचिव के नेतृत्व में भारत के कार्यों को देखरेख करने की बात की गई और इनकी जो सहायता के लिए 15 सदस्य मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। तो इस तरह से 1857 के विद्रोह के बाद कई बदलाव सामने आए। तो दोस्तों, इस तरह से 1857 की जो क्रांति है, विद्रोह है, इसको हमने पूरा कवर कर लिया। हमने सबसे पहले इसके स्वरूप को समझा, फिर इसके कारणों को देखा, फिर इसका प्रारंभिक रूप जो देखा, इसके बाद विस्तार को समझा और फिर असफलता के कारण और परिणाम भी देख लिए। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हिस्ट्री के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।